ये रहा। चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका। आज हमारी सेकंड क्लास है किसके ऊपर? मनी के ऊपर। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने मनी और बैंकिंग जो स्टडी नोट नंबर 3 है आपका, वो शुरू किया था, है ना। अब देखो क्या होता है। लास्ट क्लास जो हमने क्लास नंबर 1 करी थी वहां पर हमने समझे थे दो चीजें। पहला क्या समझा था हमने? बार्टर सिस्टम। ठीक है, ये देखो, यहां से हमने शुरू किया था, है ना। यहां पे हमने समझा था। तो हमने पहली क्लास में क्या करा था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, कैसे बार्टर सिस्टम वर्क करता था, क्या बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, क्या बार्टर सिस्टम मतलब प्रॉब्लम्स यानी क्या डिसएडवांटेजेस थे बार्टर सिस्टम के, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। तो मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने ये घर पर पढ़ लिया होगा। घर पर पढ़ लिया होगा मतलब वीडियो देखी होगी, उसके बाद रिवाइज किया होगा ना। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। पिछली क्लास में जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन लिखी, ये कुछ डिफिकल्टीज लिखी थी जो हमें बार्टर सिस्टम में आती है, और बार्टर सिस्टम से कैसे हम बाहर आएंगे इसके लिए हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मनी। कि भाई साहब, बार्टर सिस्टम से हमें बाहर आना था तो हमने क्या बनाया? मनी का कंसेप्ट बनाया, है ना। ये चीज हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब देखो, अब फिर हमने आगे पढ़ा मनी क्या? मनी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या? मनी कुछ नहीं है सर, बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसे हमने मनी नाम दिया। तो अच्छा, ऐसा मत लेना ना मनी कुछ नहीं है। अरे मनी मतलब आज के टाइम पे देखो, एक कहावत बहुत फेमस है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। वैसे वाला नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मनी की जो डेफिनेशन है उसमें हम कह रहे हैं मनी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा शायद हम उसे मनी का नाम दे सकें, है ना। देखो, अब यहां पर हमने देखा कि मनी ने कैसे चीजों को सॉल्व किया था, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। फिर हमने पढ़ा था मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में हमने देखो दो चीजें करी थी, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, है ना। मैंने आपको बोला था ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक है इसको हम किसके साथ पढ़ेंगे? जब हम अपने बैंकिंग वाले पार्ट पर आएंगे तो इसको वहां पर ध्यान से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि सर जो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है वो कौन है? सेंट्रल बैंक। यानी हमारी करंट इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी में करेंसी कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल बैंक। सारे नोट्स कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल बैंक। लेकिन 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स कौन इशू करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब। अब देखो, ये वाला पार्ट मैंने आपको कहा था मैं बैंकिंग के साथ समझाऊंगा, तो इसे तभी हम देखेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विच इज योर मनी एंड बैंकिंग क्लास नंबर 2, है ना। आपको एक कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, मनी एंड बैंकिंग क्लास 2। आप तो एक बार हेडिंग डाल चुके हो ना। तो आपने जब एक हेडिंग डाल दी तो बस छोड़ो, अब उसी में आगे लिखते चलेंगे। तो पिछली क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं देखना, एक बार उसी पे आते हैं वापस। ये देखो, फंक्शंस ऑफ मनी, जैसे हमने कहा था ना मनी ने कैसे हमें बार्टर सिस्टम से ओवरकम करने में हेल्प करी, या जो बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे उसको मनी ने कैसे दूर करा। तो यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शन है? मनी के फंक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्टिजेंट फंक्शंस। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट। प्राइमरी यानी प्राइमरी को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, यानी मेन काम क्या है मनी का, क्यों मनी को बनाया गया। तो पहला क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या है हमारा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आप मनी दे सको, उसके एक्सचेंज के लिए बनाया था हमने। तो देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या कह रहा है, ऑल दम लास्ट क्लास में से पढ़ चुके हैं। देखो, the primary function of money are really the technical and important function of money। ये क्या टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी जो है वो दो टाइप के हैं जो अभी हमने बात करी। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विदाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट।
तो यही तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। मनी क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप गुड्स को एक्सचेंज कर सको बिना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम जाकर ऐसा पर्सन ढूंढें कि सर आप उसे भी हमारे गुड की रिक्वायरमेंट हो, नहीं। अब अगर मुझे किसी से गुड परचेज करना है, उसका गुड मुझे चाहिए, तो मैं जाऊंगा, उसे मनी दूंगा और बदले में गुड लेकर आ जाऊंगा। या फिर मैं चाहता हूं कि कोई मेरा गुड ले ले, तो वो क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे भाई साहब इतना मनी मेरे को दे दो और बदले में ये गुड लेकर चले जाओ। तो ये हमने लास्ट क्लास करा था। फिर देखो आगे, मेजर ऑफ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मनी। हर कमोडिटी की जो वैल्यू है वो मनी के यूनिट्स में टर्म्ड होती है। फॉर एग्जांपल अब मान लो ये मोबाइल फोन है ना, तो इसकी भी तो कुछ मनी वैल्यू है ना, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू, है ना। आप इसे भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। वी कॉल इट इट्स प्राइस, और हम उसे क्या नाम देते हैं, प्राइस नाम देते हैं। देखो आगे, सेकेंडरी फंक्शन क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू। लास्ट क्लास मैंने आपको समझाया था। अब जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि मनी जो आती है वो पेपर टाइल्स की फॉर्म में, जो नोट्स होते हैं पेपर टाइल्स ही होती है ना, कॉइन्स की फॉर्म में आती है। तो आप छोटे से स्पेस में भी बहुत सारा पैसा स्टोर कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये भी मैं लास्ट क्लास आपको समझा चुका हूं कि सर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, मनी ने उन्हें भी क्या कर दिया, इजी कर दिया। अब आप इजिली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो आगे, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ मनी। अब ट्रांसफर ऑफ मनी क्या, देखो पहले क्या होता था, क्या पहले आप अपनी वेल्थ ट्रांसफर कर पाते, सोचो। आज आप अभी यहां बैठे हो, अभी आपके दोस्त का फोन आया कि भाई मैं ना बाहर हूं जरा कहीं, एक काम कर दो यार, मुझे ना मेरे को ना एक गुड लेना है और मुझे 5000 रुपीज की जरूरत है, जरा भेज दोगे क्या। आपने कहा रुको 1 मिनट, देखो आपने क्या बोला उससे, भाई साहब 1 मिनट सब्र करो। आपने अपना मोबाइल फोन निकाला, है ना, आपने अपने मोबाइल से यूपीआई करा, आजकल यूपीआई का जमाना है, ठीक है। तो आपने उसको क्या कर दिया, यूपीआई कर दिया, है ना। आपने एक जगह बैठे बैठे वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे आके पीजीज में, जो पीजी में रह रहे हैं, जो बेचारे बाहर से हम पढ़ने आए हैं बच्चे, है ना हमारे। अब मान लो आप बाहर से आए, आप दिल्ली में आके पढ़ रहे हो, है ना, तो पीजीज में रह रहे हो, तो आपके फादर ने वहां से आपको अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। कितना इजी है ना। अब बैठे बैठे आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी वैल्यू को क्या कर पा रहे हो, ट्रांसफर कर पा रहे हो। क्या ये पहले पॉसिबल होता, आप सोच के देखो सर, पहले के जमाने में जब कमोडिटी के बदले आप कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो, तो सोचो आप पढ़ने आए, लेट से, है ना। पहले गुरुकुल तो पहले भी होते थे, ये मत बोलना सीएमए की पढ़ाई थोड़ी होती थी भाई, गुरुकुल था या बाकी बाकी बेसिक एजुकेशन तो होती थी ना। अब वो एजुकेशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, एजुकेशन तो थी। आप आए पढ़ने, लेट से आप यहां आ गए, है ना, लक्ष्मी नगर में। आप आए कहां से हो, लेट से आप आए हो उत्तराखंड से, ये यूके उत्तराखंड वाला उत्तराखंड है, इसे यूनाइटेड किंगडम मत समझना। तो आप वहां से इतनी दूर ट्रेवल करके यहाँ पढ़ने आए हो, आपने यहाँ पर एक टीचर से पढ़ाई करी, या एक पीजी में आप रह रहे हो, लेट से लक्ष्मी नगर में पीजी में रह रहे हो। तो उस जमाने में क्या होता, पीजी वगैरह तो नहीं होते थे, कि एग्जाम्पल अज्यूम कर लो, ये मत कहना पीजी नहीं होता था सर, आप तो क्या, सर एग्जाम्पल ही तो है, मान लो आप यहां पर रहते थे, मान, और आप यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उस जमाने की लैंग्वेज में आप हिंदी में आप शिक्षा लेने आए हो, आप पढ़ने आए थे, कोई कुछ सीखने आए थे। तो अब यहां पर पैसे देने पड़ेंगे जहां पर आप रहोगे, पैसे तो आज होते हैं ना, उस टाइम पर क्या होता था, कमोडिटी होती थी। तो भाई इन्होंने कहा हर महीने, इन्होंने कहा हर महीने आप यहाँ हमारे घर में रहिए, पर हर महीने हमें 2 किलो अनाज दे देना, चलो, या है ना, इतना अनाज आप हमें दे देना। तो सोचो यहां से अनाज लेके हर महीने किसी को आना पड़ता यहां देने के लिए, है ना, यही तो पॉसिबल था, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा, आप अपनी जगह बैठे हो, आप ऐसे अपना मोबाइल निकालते हो, जल्दी जल्दी ऐसे करके ट्रांसफर कर देते हो अपना अमाउंट, अपनी वैल्यू को ऐसे ट्रांसफर कर देते हो। तो मनी ने क्या करा, इस चीज को भी इजी बना दिया, ठीक है। चलिए, ट्रांसफर ऑफ मनी हो गया हमारा। अगला देखो, अगला अब वो क्या कह रहा है कंटिजेंट के अंदर, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी के आने से हम नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
मनी से पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता था, अब क्या इजी, आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड इन मनी बाय एग्रीगेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज। कह रहा है जितनी भी कमोडिटीज हैं सबकी वैल्यू को मनी में कन्वर्ट करके अगर हम क्या एग्रीगेट कर दे तो नेशनल इनकम बन जाती है। अगर आपको याद होगा, आप क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे नेशनल इनकम। क्या होती है नेशनल इनकम? एक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या नाम देते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें फॉरेन कंट्री से जो आपने नेट अमाउंट अर्न करा उसको ऐड करें तो नेशनल इनकम बन जाती है। तो मनी में कन्वर्ट करके आप नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये वो कह रहा है। एंड सिमिलरली नेशनल इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय मेकिंग पेमेंट टू देम। कह रहा है वो जो नेशनल इनकम कमाई आप उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो लोगों के बीच में बाय मेकिंग पेमेंट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे लेबर्स को पेमेंट दे दिया, रेंट दे दिया, इन चीजों में आपने पेमेंट कर दी। तो दिस इज मेड इजी बाय द मनी। अगला, मनी इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटीज या प्रोडक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या है? द कंज्यूमर कैन इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज परचेज बाय देम विद द हेल्प ऑफ मनी। अब देखो वो कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटीज। अब पहले मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे विच इज नोन एज यूटिलिटी। हम एक कंसेप्ट समझेंगे जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? यूटिलिटी। ठीक है, अब यूटिलिटी होता क्या है? तो आपने ये पहले पढ़ा होगा शायद, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी हमारी वांट को कितना सेटिस्फाई कर सकती है, इसको हम नाम देते हैं यूटिलिटी, है ना। इसे भी हम न्यूमेरिक टर्म में मेजर करते थे। इफ यू रिमेंबर द कार्डिनल इफ यू रिमेंबर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, है ना। हमने वहां क्या पढ़ा था कि हम अपनी वांट्स को जो सेटिस्फाई करते हैं उसको न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और उसको हम नाम दे रहे थे यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जब मैं एक और यूनिट का कंजम्पशन करता हूं, मान लो पहले मैं 10 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा था, अब मैंने एक 11th यूनिट का कंजम्पशन करा, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या कह रहा है? द कंज्यूमर कैन इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। अलग अलग कमोडिटीज जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिल रही है वो उसको इक्वलाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी, कि मैंने इतना अमाउंट पे करा, इससे मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। ठीक है, credit is created by banks from out of primary deposits of money. The supply of credit in an economy is dependent on the supply of nominal money. It is not possible to create credit if there is no reserve money. बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है आप कैसे क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, कैसे उधार जनरेट कर रहे हैं। देखो ये बेसिक मतलब क्या है, क्रेडिट क्रिएशन करता कौन है? ये बैंक्स करते हैं बेसिकली। देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप एक बार इमेजिन करके देखना कि एक बैंक जो मैनेजर्स को सैलरी भी दे रहा है, जो वर्कर्स जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी दे रहा है, बैंक का रेंट भी दे रहा है ना, और प्यून की सैलरी भी दे रहा है, गार्ड की सैलरी भी दे रहा है, सारे खर्चे कर रहा है। तो सर वो सारा पैसा आता कहां से है? सोचा कभी? सरकार तो देती नहीं, मैंने तब भी बताया था। कमर्शियल बैंक क्या करता है? आप लोगों के ही पैसों से पैसा बनाता है। मतलब आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, उसी पैसे से वो पैसा कमाता है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको देता है, बाकी उसका प्रॉफिट। ये कैसे होता है ये सब समझेंगे डिटेल में, अभी के लिए बस इतना समझा देता हूं। देखो आप कभी लोन लेने गए हो बैंक के पास, लोन देता है ना बैंक, तो बैंक लोन जब आपको देता है तो क्या वो अपना पैसा लाता है क्या घर से? जो ओनर है बैंक का वो अपने घर से पैसा लाया है, यानी जो ओनर इक्विटी शेयर होल्डर है वो पैसा दे रहे? नहीं, बैंक क्या करते हैं, जो आप लोगों ने ही डिपॉजिट करा है ना बैंक के अंदर अपना अमाउंट, उसी में से लोन देते हैं। जो आप लोगों ने जमा करा है, मान लो लेट से मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मान लेते हैं, ठीक है नहीं, मान लो एसबीआई में मेरा अकाउंट है। अब मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जिनका अकाउंट होगा, तो मैं एक बार को इमेजिन कर लेता हूं कि लक्ष्मी नगर बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहां मेरा और मेरे जैसे लाख लोगों का अकाउंट है, सबने पैसा डिपॉजिट किया है ना, सब ने पैसा डिपॉजिट किया। चलो मान लो 100 रुपए जमा किए, तो 1 लाख लोगों ने 100 रुपए डिपॉजिट किए, दैट मीन्स उन्होंने 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा किया। अब बैंक क्या करता? उसी में से आप लोगों को लोन देगा,
आपसे तो इंटरेस्ट ले लेगा 12-13% का, बदले में आपको देता 3%, हद मार के 3.5% सेविंग अकाउंट पे। तो बैंक ने किया क्या, यहाँ पर 13% 12% का इंटरेस्ट कमाया, बदले में आपको सिर्फ 3% दिया। तो इन शॉर्ट बैंक ने कितना परसेंट अर्न कर लिया, 10% अर्न कर लिया आपके ही पैसे से। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। देखो, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इट इज सुपीरियर टू ऑल अदर एसेट, मनी इज 100% लिक्विड। अब ये क्या है, अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है तो आपने सिक्योरिटीज के बारे में सुना होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपने सिक्योरिटीज के बारे में सुना होगा। सिक्योरिटीज के अंदर हम शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सबको कवर करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह कवर करते हैं। तो वो सिक्योरिटीज जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 15 डेज, उसको हम लिक्विड कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। तो सर हाईली लिक्विड क्या है, वो तो मनी है ना, ये तो होती ही कैश की फॉर्म में। तो इसीलिए कहा है इट इज हाईली लिक्विड एसेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, देखिए पहले आते हैं हम टाइप्स ऑफ मनी पे। तो आप लोग ये जो क्लासेस अभी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। मतलब नोट्स हम क्लास में साथ में लिखते रहेंगे ना। अभी वाला टॉपिक हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी लिखना भी ना, फिर वो बुक में नोट्स में फर्क नहीं रह जाता। तो आप जब आप चाहो ये साथ में लिखिए, और बाकी प्रॉपर जो बुक होगी वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, और 1-2 क्लासेस के बाद हम यहाँ पर उसी से पढ़ेंगे, है ना। तो जिसमें ठीक है क्वेश्चंस भी हमारे कवर होंगे। चलिए, तो अब टाइप्स ऑफ मनी पे आते हैं कि मनी कितनी तरह की होती है। देखो, मनी को इसने 4 पार्ट में बांटा, कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, कमर्शियल बैंक मनी। ठीक है, पहले बात करते हैं कमोडिटी मनी की। तो कमोडिटी मनी क्या होता है, अगर आपको याद हो पुराने जमाने में, राजा महाराजाओं का जमाना याद है ना, जहां पर आपने देखा होगा एक राजा को बहुत ज्यादा खुशी हुई, उसने ऐसे अपने सोने की चेन निकाली और ऐसा तोड़ के दे दी, जाओ आज से तुम्हारी हुई, और बहुत ज्यादा खुश हो गया राजा। या फिर पहले क्या होता था, सोने के सिक्के चलते थे, है ना, आपने देखा वो सोने के सिक्के देते थे, अशरफिया कहते थे शायद उसे, इस तरह से चीजें चलती थी। मतलब अलग अलग पीरियड में अलग अलग तरह के सिक्के आते थे, पर वो बनते किससे थे, वो मेटल्स से बनते थे। कोई सिल्वर से बन रहा है, कोई गोल्ड से बन रहा है, कोई किसी और नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल मेटल से बन रहा है। इस तरह से बनाए जाते थे। इस तरह की मनी को हम नाम देते हैं कमोडिटी मनी। इस तरह की मनी को हम क्या नाम दे रहे हैं, कमोडिटी मनी। तो अगर ध्यान से देखो क्या लिखा है, इट इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी। ये सिंपल भी है पर ओल्डेस्ट टाइप है मनी का। इट इज बिल्ट ऑन स्केयर या फिर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये किससे बनाई जाती थी, स्केयर या फिर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स से, दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो क्या काम करता था, एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के काम आता था। ठीक है, हाँ जी, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टोर करने में मेजरमेंट के काम आता था। कमोडिटी मनी इज क्लोजली रिलेटेड टू अ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम से काफी रिलेट करता था, वेयर गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज किसके बदले एक्सचेंज किया जाते थे, गुड्स एंड सर्विस के बदले। एग्जाम्पल क्या कमोडिटी मनी के, जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गए, बीड्स, शेल्स, स्पीसीज एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो हमने 4 तरह की मनी, 4 टाइप्स है मनी के। ये हमारा कौन सा टाइप था, ये हमारा था टाइप 1। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इज फिएट मनी। सेकंड क्या है हमारा, फिएट मनी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इसे पढ़ते हैं
फिर एक बार आराम से समझेंगे। द टर्म फिएट मनी मीन्स अ फॉर्मल ऑथराइजेशन और proposition or a decree. This means fiat money gets its value from a government order. इसका मतलब क्या है कि ऐसा ये कुछ कह रहा है कि फिएट मनी को जो वैल्यू मिलती है वो सरकार के ऑर्डर से मिलती है। अच्छा जी, हेयर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स फिएट मनी टू बी लीगल टेंडर, सरकार इसको लीगल टेंडर मानती है, विच रिक्वायर्स ऑल पीपल एंड फर्म विद इन द कंट्री टू accept it as a means of payment. ठीक है, if they fail to do so they may be fined or even put in prison. Unlike commodity money, fiat money is not backed by physical commodity. By definition its intrinsic value is significantly lower than its face value. ठीक है, some of example of fiat money are coins and bills. क्या कहना चाह रहा है वो इसमें इतनी बड़े पैराग्राफ में? और इस पैराग्राफ को भी समझने से पहले एक बार ऊपर वाले में समझना। ये जो हमने पहले पढ़ा ना, हमारा देखो कमोडिटी मनी, पहले हमने क्या पढ़ा? कमोडिटी मनी। तो कमोडिटी मनी में बेसिकली हो क्या रहा है, अब प्रीशियस मेटल्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इन चीजों के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे थे। तो अगर आप सोच के देखो, आपने किसी को कमोडिटी दी अपनी और बदले में गोल्ड कॉइन लिया, तो जितनी उसकी वैल्यू है शायद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उससे भी ज्यादा होगी, शायद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उससे भी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होता है? देखो हम दो वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम कौन कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं? दो। इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू। मतलब मैंने आपको 5 kg ऑफ राइस दिए, बदले में एक गोल्ड कॉइन ले लिया, क्या वो गोल्ड कॉइन 5 kg ऑफ राइस के बराबर होगा? अगर आज एक हिसाब से देखें तो आज नहीं तो आप उस टाइम पे भी आप सोचो, आप एक्सचेंज तो कर रहे हो, पर गोल्ड इज दैट मच प्रीशियस कि उसकी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा है। नो, व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसके ऊपर लिखा है। जैसे आज का एक 10 रुपए का नोट है, तो वो 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, फिएट मनी के अंदर क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है सर यहां पर फिएट मनी जो होती है वो ऑथराइजेशन के बेसिस पर चलती है। इसको बैक द फिएट मनी को जो वैल्यू मिली है ना, वो गवर्नमेंट अलाउ करती है, गवर्नमेंट के डिसीजन से वो वैल्यू बनती है। गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है फिएट मनी को एज अ टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? देखो पहले तो आप समझो, आपने 10 रुपए के नोट्स देखे होंगे, कई नोट्स देखे हैं जिसमें आप वो कई नकली नोट आते हैं ना मार्केट में, है ना? कई नोट्स देखे हैं जिनमें किसी में वायर नहीं होती अंदर, या वो फोटो क्लियरली प्रिंट नहीं होती, वो नकली नोट टाइप आते हैं। एक नोट की वैल्यू कब होती है पता आपको? मान लो एक नोट है जिसमें वो वायर भी है, जो तार होता है रेशम का या जिस भी चीज का होता है, शायद वो वायर भी है, उसमें गांधी जी की फोटो भी बहुत अच्छे से बनी हुई है, उस पर 100 रुपए भी लिखा हुआ है। पर वो एक करेक्ट नोट कब बनता है, वो लीगल टेंडर कब बनता है पता है? जब उस पर आपने एक लाइन लिखी देखी होगी, अगर आपके पास अभी कोई नोट है जल्दी से निकालो बाहर, अगर आपके पास कोई नोट है तो निकालना जरा बाहर। मेरे पास तो अभी वॉलेट नहीं है, बहुत दूर रखा हुआ है, पर आप समझो अगर आप उससे देखोगे उस नोट पे तो एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को मान लो 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ये लाइन लिखी होती है, और नीचे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। देखिए ना इन नोट के ऊपर, और नहीं देखी तो निकालो नोट, कितनी दूर आपके हाथ में होगा? अभी तो हाथ में नहीं होगा, आसपास तो होगा। तो देखना उसमें लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ठीक है, और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। नीचे किसके साइन है? गवर्नर के साइन है, ठीक है। यहाँ पे ये वही बोलना चाह रहा है, वो जो गवर्नर के साइन है, वो जो उसको वैल्यू मिली है, दैट इज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, और इसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। लीगल टेंडर मनी यानी जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दे रखी है। जैसे ओल्ड 500 के नोट्स हैं, 1000 के नोट्स हैं, क्या आज के टाइम पर वो चलेंगे आपके? कहीं पर यूज कर सकते हो उन्हें? नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो लीगल टेंडर में नहीं है। तो ही सेइंग ये लीगल टेंडर है विच रिक्वायर्स ऑल द फर्म एंड
firms and people within the country to accept this. अब देश के अंदर सबको ये मानना पड़ेगा, सबको ये पैसा लेना पड़ेगा। अभी भी अगर आपने देखा हो कुछ लोग होते हैं जो 1 रुपए के कॉइन लेने में प्रॉब्लम इशू करते हैं कि ये नोट, ये सिक्का नहीं चलता, ये सिक्का हम नहीं लेंगे। भाई गवर्नमेंट ने मना थोड़ी करा है, जब तक सरकार उसे लीगल टेंडर बोल रही है तो आप कौन होते हो मना करने वाले? समझ आ रहा है? 1 रुपए के कॉइन को लेके, 2 रुपए के कॉइन को लेके शायद आपने भी कभी फेस किया हो कि आप शॉप पर गए, आपने कहा सर ये लेट से आप 3 रुपए की पेमेंट कर रहे हो, आपने एक 2 रुपए का कॉइन दिया, एक 1 रुपए का कॉइन दिया, एक आपको पता होगा ना कोल्ड सा छोटा सा कॉइन आता है 1 रुपए वाला, वो तो क्या कहते हैं, नहीं ये तो नकली कॉइन है, हम तो नहीं लेंगे, सरकार अब ये बंद कर दिए। कहां बंद कर दिए? सरकार ने बोला कभी? सरकार के लीगल टेंडर में है वो, और जिसको सरकार ने लीगल टेंडर बोला है आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, अगर आप नहीं कर रहे, मिस्टर ए आपकी शॉप पे आया, उसने वो 2 रुपए का कॉइन दिया और आप कह रहे हो ना ना भाई साहब हम तो नहीं लेते ये, नहीं नहीं नहीं, सरकार, उसने कहा जी सरकार ने मना थोड़ी करा, बैंक भी तो ले रहा है इनको, आपने कहा जाओ बैंक जाके दे दो, मैं तो नहीं लूंगा भाई साहब, हम नहीं लेते। फाइन हो जाएगा आपके ऊपर अगर उसने कंप्लेन कर दी तो, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी जेल भी हो सकती है। भाई सरकार ने जिसको लीगल टेंडर बोला है आपको उसे लीगल टेंडर मानना पड़ेगा जब तक सरकार नहीं मना करती। समझ आया? तो इसमें और क्या मेंशन है देखेंगे जरा ध्यान से हम। देखिए जरा, तो क्या कह रहा है, सबको एक्सेप्ट करना एज अ पेमेंट इफ दे फेल टू डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते दे मे बी फाइंड और इवन पुट इन प्रिजन, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। तो मत करना है सब, है ना। आगे देखो, अनलाइक कमोडिटी मनी, अब जो फिएट मनी क्या होता है, ये फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड अप नहीं होती। फिजिकल कमोडिटी यानी जैसे गोल्ड वगैरह था ना, यहाँ पे कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं है, तो पेपर नोट ही तो है एक, जिसकी अगर आप फेस वैल्यू देखोगे उसके ऊपर 10 रुपए लिखी है ना, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसे बनाने पे जो खर्चा है वो बहुत कम है, वो 10 रुपए भी पूरा नहीं आया, है ना। सोचो अगर 10 का नोट बनाने में 10 ही रुपए लगते तो कितना खर्चा होता सरकार का। मैं मान लो हार्डली 1 रुपए या कुछ पैसे लगते होंगे एक नोट बनाने में सरकार को, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट इज फिड्यूसरी मनी। बाय द टर्म फिड्यूसरी इट इज मेंट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रस्ट। अब देखो इस मनी का मतलब क्या, दो लोगों के बीच का ट्रस्ट। ऑल्दो सरकार नहीं कह रही कि इस मनी को एक्सेप्ट करो, सरकार थोड़ी कह रही है भाई साहब आप इस मनी को एक्सेप्ट करो, सरकार नहीं कह रही आपसे ऐसा, लेकिन आपका सामने वाले के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आपका सामने वाले पे इतना ट्रस्ट है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और इस तरह की मनी को फिड्यूसरी मनी कह रहे हैं। जैसे आपने एक चेक लिखा है ना, मान लो आपने मेरी पेमेंट देनी है, मैं आपके पास आया, मैंने भाई साहब पैसे दे दो जरा, आपने कहा बैठो सर अभी देते हैं पैसे, आपने एक चेक बनाया और चेक बना के मुझे दे दिया, तो सरकार ने नहीं कहा कि आप चेक को एक्सेप्ट करो, इट इज अ लीगल टेंडर, सरकार ने नहीं कहा, पर मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैंने कहा अच्छा भाई साहब आप चेक दे रहे हो, लाओ दे दो, चलो मैं बैंक लेके जाता हूं और बैंक में जाके कैश करा लेता हूं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह की मनी को फिड्यूसरी मनी कहते हैं। जैसे पहले अगर आपको याद हो, आप में से कोई मदर डेयरी गया कभी? आप जाते हो मदर डेयरी मिल्क लेने, तो टोकन वाला मिल्क मिलता है ना, टोन्ड मिल्क, पहले इधर से टोकन लो, ऐसे टोकन डालो, नीचे वो जिसके अंदर आप मिल्क डाल रहे हो उसे लगा दो, उसमें सारा मिल्क आ जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है, देखो लेट से अगर मिल्क है 36 रुपीज लीटर, देखो मैंने तो खरीदा है इतने रुपए लीटर मिल्क, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। मान लो मिल्क है 36 रुपीज लीटर, आपने 40 रुपए दिए उसे, क्योंकि भाई आपके पास चेंज नहीं है 36 पूरे, आपने 40 दिए, तो क्या करते थे, इतनी ना एक छोटी सी पर्ची बना के रखते थे कागज की या थोड़ा हार्ड पेपर लेके, और उस पर ऐसे 4 रुपए लिखा होता था और ऐसे साइन होता था, मतलब करेंसी का ये वाला साइन तो अभी आया, पर मैं एक बता रहा हूं ऐसे होता था। भाई ये इस तरह की मनी की बात हो रही है, आप उससे ले भी रहे हो, वो कहीं और वर्क नहीं करेगा, ऑल्दो वो कहीं भी वर्क नहीं करेगा, उस शॉप पे तो करेगा ना। आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट है कि आज इसने ये जो पर्ची सी मुझे दी है,
अगले दिन आकर जब मैं इसे वापस दूंगा तो 4 रुपए की वैल्यू उसकी लगाएगा. दीज आर फिड्यूसरी मनी, ऑल्दो दे आर नॉट लीगल टेंडर, पर आप चला रहे हो. देखो क्या कह रहा है, स्पेशली विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी. किसके बीच में है? ट्रस्टी यानी जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, और बेनिफिशियरी. दैट इज वाई फिड्यूसरी मनी डिपेंड्स फॉर इट्स वैल्यू ऑन द कॉन्फिडेंस दैट इट विल बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए ये जो मनी होती है ये किस पर डिपेंड करती है? इस कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती है कि इसे जनरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिया जाएगा. Unlike fiat money, it is not declared legal tender by the government. तो सरकार ने इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर नहीं करा. तो अब सोच के देखो, अगर सरकार ने लीगल टेंडर डिक्लेयर नहीं करा तो भाई मेरी मर्जी. अब मेरी मर्जी है, मैं ये ऐसे पेमेंट लूं या ना लूं, है ना. अब मैं उस मदर डेयरी पे गया, उन्होंने कहा ये 4 रुपए के ना बदले हम आपको ये दे रहे हैं. मैंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे पैसा चाहिए, लीगल टेंडर दो मुझे, मैं तो नहीं ले रहा ये. अब वो पर्सन मेरी कंप्लेन नहीं कर सकता. अब नहीं बोलेगा जाके थानेदार साहब देखो यार ये क्या कर रहा है, ये मैं इसे 4 रुपए के ये दे रहा हूं और ये ले नहीं रहा, ऐसे देख लो, इसे ले जाओ जेल में ले जाओ. नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सरकार की तरफ से लीगल टेंडर नहीं है. अगर लीगल टेंडर होता तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने इसे लीगल टेंडर में नहीं डाला. तो अब ये मेरा पूरा राइट है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या इसे डिनाई कर दूं. तो इट इज ऑल अप टू मी, है ना. तो देखो आगे क्या कह रहा है. इट इज नॉट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट, विच मीन्स, जिसका मतलब है पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड, which means people are not required by law to accept it as a means of payment. इसका मतलब यह है कि लोगों को यह जरूरी नहीं है कि इसको पेमेंट मानकर एक्सेप्ट करें ही करें. भाई मेरी मर्जी. अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं. आप किसी को कैश में पेमेंट कर रहे थे, अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, वो एक्सेप्ट करना उसे पड़ेगा, लीगल टेंडर है. लेकिन आप उसे चेक दे रहे हो, वो कह रहा भाई साहब हम चेक तो नहीं लेंगे, आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो या मुझे कैश दे दो. तो आप इस चीज का केस नहीं कर पाओगे, अब जाके इसकी कंप्लेन नहीं कर पाओगे. जज साहब देख रहे हो चेक नहीं ले रही है, भाई वो कह रहा है सरकार ने इसे लीगल टेंडर नहीं माना, अब आपकी मर्जी है. सम एग्जांपल्स ऑफ फिड्यूसरी मनी इंक्लूड्स चेक, बैंक नोट्स, ड्राफ्ट, है ना, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सुना होगा ना आपने. तो दीज आर नॉट लीगल. क्लियर है ये चीज. चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, विच इज कमर्शियल बैंक मनी. क्या है अगला हमारा? कमर्शियल बैंक मनी. तो कमर्शियल बैंक मनी क्या है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज क्लेम अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट कैन बी परचेज यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. देखो बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं, ये अगेन वो टॉपिक है जहां पर कमर्शियल बैंक खुद का क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है. जितना उसके पास अमाउंट डिपॉजिट है उससे बहुत ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएशन कर देता है, उससे ज्यादा वो लोन दे देता है लोगों को. वो कैसे देता है, क्या होता है, वो सारी प्रोसेस मैंने आपको बताया. मैं बैंकिंग में पढ़ाऊंगा तो ये हम वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो एक बार यहां आते हैं वापस अपने नोट्स पे. अभी हम यहाँ क्या हेडिंग डालेंगे? टाइप्स ऑफ मनी. इसमें हमने क्या पढ़े? 4. है ना. देखो यही 4 पढ़ के आए ना अभी हम. कमर्शियल बैंक मनी, फिड्यूसरी मनी, फिएट मनी एंड कमोडिटी मनी. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमोडिटी मनी, फिएट मनी, लास्ट इज कमर्शियल बैंक मनी. तो 4 तरह की
मनी हमने पढ़ी। कमोडिटी मनी के अंदर क्या था? मेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस तो देखो हमने यही पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। शेल्स, बीड्स, इन सारी चीजों से ये बनी होती थी, ठीक है। एक और लिख लो चलो यहाँ, ठीक है। फिएट मनी क्या था? लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट विच नीड्स टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, ठीक है। ये क्या था? और ये लास्ट इसके नीचे हम लिखेंगे रेफर टू बैंकिंग। इसको हम जाके बैंकिंग में डिटेल में समझेंगे, है ना। तो ये चारों चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? चारों क्लियर है? जल्दी से कॉपी करेंगे आप इसे, जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो हमने अभी करा क्या? आज हमने समझा मनी के फंक्शंस क्या हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिंजेंट, तो वो आपको पता चल गए। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मनी, ये चीज क्लियर है। अब मनी के ऊपर अगली क्लास जो होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसमें मनी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे उनको कवर करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो मनी चैप्टर वहां पर आकर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे बैंकिंग, उसके बाद दोनों के करेंगे एमसीक्यू डिस्कस, ठीक है। तो आज की क्लास आपको क्या करनी है, अगर आपने अभी क्लास को ज्वाइन करा है या आज पहले क्लास इसी ज्वाइन करा है, तो आप इसके बाद पहले फर्स्ट क्लास को करो, फिर इस क्लास को दोबारा करो और थोड़ा सा इसे पढ़ो, ठीक है। अगली क्लास तक रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे, ठीक है। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ऑल्दो हम ये साथ में बना रहे हैं, पर थोड़ा बहुत इनको इलेबोरेशन भी इनकी हम अगली क्लास में थोड़ी बहुत इन्हें लिखेंगे। ये जो हमने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, इसको अगर आपको इशू आता है तो हम इसको एक्सप्लेनेशन भी इनकी रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास बच्चों। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।